नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लौट आइए इस संघर्ष की दुनिया में। मैं वापस आ चुका हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मैराथन लेकर, जो कि आपके डीसी जनरेटर की है। लेकिन एक बात मेरा आप ध्यान रखिएगा कि जो अब तक नहीं खौला वो खून नहीं पानी है, जो काम ना आए किस्मत लिखने वो बेकार जवानी है। लौट आइए दोस्तों इस संघर्ष की राह पे। आज मैं आप लोगों के लिए डीसी जनरेटर का एक ऐसा मैराथन सेशन देने जा रहा हूं जिसमें मोस्टली ऐसे सवाल हैं जो कि अभी रिसेंटली आपका एग्जाम होना है। किसका एग्जाम होना है? वो एग्जाम आपका BSPSCL का होना है, जिसका एग्जाम डेट भी दोस्तों ये नवंबर और दिसंबर में ऐसा बताया जा रहा है। एक ऑफिशियल नोटिस रिलीज हुआ है, इसका सेशन भी मैंने आपको दिया हुआ है। बहुत से हमारे छात्र जो हैं इस वीडियो पे प्यार अपना दिखा रहे हैं और ये नॉलेज गेन कर रहे हैं। आपको भी ये नॉलेज लेना चाहिए तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो हमारा अभी रिसेंटली टारगेट क्या है कि इस विद्युत विभाग में जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है, ये हमारा एक बहुत मेजर टारगेट है। और ऐसे छात्र मेरे भाई जो कि रेलवे में LP टेक्नीशियन और ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए भी यहाँ पर ये मैराथन सेशन बहुत ही खास है। तो बिल्कुल अपने आप को तैयार करने के लिए दोस्तों, अपने आप को तैयार करने के लिए आपको इस डीसी जनरेटर वाले सेशन को जरूर देखना चाहिए। देखिए क्या है कि जब आप डीसी जनरेटर को हमारे साथ मिलकर पढ़ेंगे तो आपको दोस्तों एक अलग ही प्रकार का कंटेंट मिलेगा, एक अलग ही लेवल का मैं आपको यहाँ पर जो है सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो बहुत ही इत्मीनान के साथ, बहुत ही शानदार तरीके से हम देखने वाले हैं। और साथ में हमारा आज के इस मैराथन सेशन का टोटल PDF भी आपको मिलेगा। वो PDF आपको देगा टेलीग्राम चैनल, है ना। तो ज्वाइन कीजिएगा अपने इस टेलीग्राम चैनल को और यहाँ से आपको PDF मिलेगी। बाकी अपडेट, नोटिफिकेशन, जो भी कुछ नोटिस वगैरह आता है, सब कुछ हम यहाँ पर आपको अपडेट देते रहते हैं, है ना। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। शुरू करते हैं आज का अपना ये जो सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करना। और देखिएगा बहुत ही लाजवाब तरीके से यहाँ पर सॉल्यूशन मैं दूंगा। एक झलक में क्वेश्चनों को आपको दिखा देता हूं, देखिएगा किस लेवल के क्वेश्चन हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है मेरे भाई आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से हमारे साथ बने रहिएगा और अपने आप को थोड़ा तसल्ली दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। अगर आपको एक सीट, मैं आपको बता दूं, दुनिया में जो भी चाहिए आपको, अगर दुनिया में कुछ भी आपको चाहिए ना, तो उसकी कीमत आपको चुकानी होगी। तो कीमत चुकाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा? मन से पढ़ाई करना होगा, है ना, तन मन से पढ़ाई करना होगा, प्रिपरेशन करना होगा। तो उसी उद्देश्य से देखिएगा इस सेशन को और सुनते रहिएगा। पहला सवाल हमारा है डीसी जनरेटर का, कि डीसी जनरेटर का जो कार्य सिद्धांत है ये किस नियम पर आधारित है। ये आपको बताना है कि जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है ना, ये वर्किंग प्रिंसिपल डीसी जनरेटर का किस बेस्ड पर आधारित है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। लेंज लॉ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, एम्पियर का नियम, या फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आपकी डीसी जनरेटर काम करती है। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपना राय और अपना आंसर दोनों को वहां पर शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो ये किसके सिद्धांत पर काम करता है भैया, इस पर बिल्कुल आपका नजर नहीं होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर A वैसे ही गलत है, यानी कि एक ही ऑप्शन बचा। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो नियम है, इनका जो सिद्धांत है, यही आपका क्या होगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर D आपका सही आंसर है। समझिएगा फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम क्या कहता है। ये कहता है कि अगर आपके जनरेटर में एक मैग्नेटिक फ्लक्स है जो किस नेचर का है, बिल्कुल स्टैटिक नेचर का है, स्थिर नेचर का है ना, जो स्थिर नेचर का है। और इस पे अगर हम एक कंडक्टर को इस पे पास आउट कराते हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर को मूव कराते हैं, है ना, इस कंडक्टर को हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं। तो इसमें से क्या होगा, इस कंडक्टर में एक EMF जनरेट होगा, जिसको हम कहते हैं EG, है ना, जनरेटेड EMF। अब
ये जो Eg है, इस जनरेटेड ईएमएफ का डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या फिर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये कैसे पता चलेगा? ये आपका फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है इसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो सिद्धांत है, ये इसी सिद्धांत पे आपका जनरेटर काम करता है। हर मशीन का काम करने का अपना एक अलग सिद्धांत होता है, अपना एक अलग नियम होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए, ओके रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या होगा। सवाल कह रहा है कि एक डीसी जनरेटर है ना, एक क्या है, एक डीसी का जनरेटर है, इसमें जो ईएमएफ पैदा हो रही है उसका किस्म कैसा है, नेचर कैसा है, ये बताना है आपको। हमने क्या देखा कि किस सिद्धांत पर काम करता है वो देख लिया, किस डायरेक्शन में घूम रहा है वो ईएमएफ, उसको कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं वो हमने देख लिया। अब ये किस नेचर का होता है उसको आप देखिए। इस ईएमएफ का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वो डायनामिकली होता है, यानी कि वो घूमता हुआ होता है। कैसे घूमता हुआ होता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र है। डीसी जनरेटर को आपको समझना होगा, तो डीप में जब आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा तभी जाकर के आप इसको समझ सकते हैं, है ना। ऊपर ऊपर से दोस्तों हवाई हो जाएगी, तो समझिएगा। ये हमारी क्या है, ये हमारी एक तार है ना, ये हमारी क्या है, एक वायर है मान के चलिए। पहले कहाँ पर थी, यहाँ पर, फिर घूमकर कहाँ पर आ गई, यहाँ पर, फिर घूमते हुए यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई। इस तरफ से ये क्या कर रही है, ये घूमते हुए आ रही है और अपना 360 डिग्री का वन साइकिल होता है, एक चक्र होती है, एक चक्र को ये कंप्लीट कर लेती है ना। अब हमें ईएमएफ कहाँ पर मिल रही है, तो हमें ईएमएफ मिल रही है इस कंडक्टर में। ईएमएफ कहाँ मिल रही है, इसी कंडक्टर से मिल रही है। कंडक्टर कैसा है, डायनामिक। कैसा है कंडक्टर, डायनामिक। तो कंडक्टर जब डायनामिक है, मतलब कंडक्टर जब घूम रही है, तो हमें ईएमएफ कैसा मिलेगा, इससे जनरेटेड ईएमएफ भी तो कैसा होगा, डायनामिक ही होगी। तो ये पूरी प्रोसेस है इसका कि हमें डायनामिक ईएमएफ कैसे प्राप्त होती है, इस प्रकार से प्राप्त होती है ना। ये आपको पता है। लेकिन वहीं पर मैं आपको बता दूं, अगर ट्रांसफॉर्मर की बात करी जाती, किसकी, ट्रांसफॉर्मर की बात कही गई होती, तो ट्रांसफॉर्मर में कैसा होता, स्थैतिक। समझिएगा इस चीज को, कैसी होती, स्थैतिक ईएमएफ, ये इसका नेचर होता। आप कहते सर कैसे, ये हमें बताइएगा। तो इस प्रकार से होता, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का पार्ट होता है, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता जो कि घूमे, है ना। घूमने वाला ऐसा कोई सा भी पार्ट नहीं होता है ना। उसमें जो तार होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, घूमते नहीं हैं। उसमें चुंबकीय क्षेत्र घूमती है। उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र घूमती है। इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसी होती है, वो स्थिर होती है। और ट्रांसफार्मर के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो कैसी होती है, वो होती है आपकी घूमने वाली, ठीक है ना। तो उस प्रकार से जब ईएमएफ जनरेट होता है तो स्टैटिक ईएमएफ, आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है वो स्टैटिक होती है, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट अगला सवाल आपके लिए क्या कह रहा है, अगला सवाल का कहना है कि भैया मुझे बताइएगा कि एक आर्मेचर के कंडक्टरों में पैदा हुई ईएमएफ, यानी कि अभी ईएमएफ ही चल रही है, ईएमएफ की दिशा किस नियम द्वारा सिद्ध किया जाता है ना, विच ऑफ द डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ जनरेटेड इन द आर्मेचर कंडक्टर्स। अगर आपसे पूछे कि एक मशीन के, एक जनरेटर के अंदर ईएमएफ कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो आपको क्या बताना है मेरे भाई, आपको बताना है कि आर्मेचर की जो कॉइल होती है, आर्मेचर में जो वाइंडिंग होती है, उसी वाइंडिंग में ईएमएफ यानी कि वोल्टेज क्रिएट होता है। उसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अब इस रूल को याद करने का मैं आपको एक ना शानदार सा ट्रिक बताता हूं जो आपको भूलने वाला नहीं है। देखिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट होता है, एक फ्लेमिंग का राइट होता है और मोटर जनरेटर में लगते हैं। कैसे आपको पता होगा कि राइट वाला कहाँ लगता है और लेफ्ट वाली कहाँ लगती है, इसको जानने के लिए आपको क्या लिखना होगा, जनरेटर, है ना, GENERATOR, और मोटर MOTOR,
TOR, ये हो गया मोटर। अब यहाँ से आप थोड़ा सा देखिएगा कि जनरेटर में कितने आर आ रहे हैं, एक, ये पहला हो गया और ये दूसरा, कितने आर हो गए, 2 आर। जब मैं राइट हैंड और रूल लिखूंगा तो कितने आर आ रहे हैं, 1 और 2 आर आ रहे हैं, यानी कि राइट हैंड रूल कहाँ पर लागू हो रहा है, वो जनरेटर के अंदर लागू हो रही है। अब मोटर जब आप लिखते हैं तो सिंगल आर आती है ना, और फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जब आप लिखते हैं तो यहाँ पर भी देखिए सिंगल आर है, यानी कि ये कहाँ पर मैच हो गया, ये मोटर के अंदर मैच हो गई। तो मैचिंग कराना है आपको, क्या करना है, यहाँ पर मैचिंग का गेम चल रहा है। मैचिंग वाला कॉन्सेप्ट, ये कैसी कॉन्सेप्ट है, ये आपकी है मैचिंग कॉन्सेप्ट, है ना। तो इस मैचिंग कॉन्सेप्ट को समझिएगा मेरे भाई, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है, आप इसको भुला नहीं सकते हैं, आप इसको किसी भी हालत में भुला नहीं सकते हैं, ठीक। ये आंसर हो गया आपका, इसका आंसर कंप्लीट है। अगला जो सवाल है आपके लिए क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि डीसी जनरेटर है और डीसी जनरेटर के आर्मेचर में जो कंडक्टर है इसमें प्रारंभिक तौर पर पैदा हुआ अल्टरनेटिंग करंट का स्वभाव कैसा होता है। ईएमएफ पैदा हो गया। अब जिस तार में ईएमएफ पैदा हुआ है वो तार पूरा क्लोज सर्किट होना चाहिए, तभी करंट का प्रवाह होगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ यानी कि आपका एसी करंट फ्लो हो रही है, मतलब कि सर्किट कंप्लीट है। बट ईएमएफ का आपने नेचर जाना, अब करंट जो फ्लो हो रही है इसका नेचर आप बताइए कैसा होगा, है ना। व्हाट इज द नेचर ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इनिशियली प्रोड्यूस इन द आर्मेचर कंडक्टर ऑफ ए डीसी जनरेटर। जरा एक बार बताइएगा तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, है ना। ब्रशों द्वारा डीसी बनता है, ब्रश का ना ये काम है ही नहीं, एसी को डीसी करना ये ब्रश का काम है ही नहीं, ये ब्रश का काम है ही नहीं। कम्यूटेटर द्वारा डीसी बनता है या स्लिप रिंग द्वारा डीसी बनती है। स्लिप रिंग का भी काम नहीं है डीसी बनाना, इसका भी काम डीसी नहीं है। और आर्मेचर द्वारा डीसी बनता है। आर्मेचर, एक बात को गांठ बांध लीजिएगा आप, और वो गांठ छूटना नहीं चाहिए। आर्मेचर में ना जो भी, चाहे वो एसी मोटर हो, डीसी मोटर हो, डीसी जनरेटर हो, जो भी आर्मेचर वाइंडिंग में पावर जनरेट होती है, मींस जो ईएमएफ जनरेट होती है वो हमेशा एसी नेचर की होती है। क्योंकि जो एसी नेचर है ना, ये जो ईएमएफ है ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न हुआ है। और विद्युत चुंबकीय प्रभाव जो होता है ये हमेशा एसी नेचर का ही होता है, वो खुद एसी नेचर का होता है, वो खुद एसी नेचर का होता है और एसी ही बनाता है, एसी ही उत्पन्न करती। तो ये सारे के सारे ऑप्शन डिलीट करिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि कम्यूटेटर द्वारा डीसी बनता है। कम्यूटेटर के द्वारा क्या बनता है, डीसी बनता है। यानी कि जो आपका आर्मेचर वाइंडिंग होगा वहां पे ईएमएफ उत्पन्न हुआ। अब आर्मेचर देखिए क्या होता है कि जैसे कि कम्यूटेटर और आर्मेचर का मैं थोड़ा सा आपको डिटेल देना चाहूं तो यहां पर मैं लिखूंगी, ये बनाऊंगा आर्मेचर, ये कम्यूटेटर के खंड है, कम्यूटेटर है। अब आर्मेचर से जो तार आएगी, है ना, आर्मेचर से इस प्रकार से तार आती है, देखिए ऐसे, और ऐसे कम्यूटेटर सेगमेंट में कनेक्ट हो जाती है ना, ऐसे कम्यूटेटर सेगमेंट में कनेक्ट होकर के बाहर निकल जाती है। तो जितने कम्यूटेटर के सेगमेंट होंगे उतने ही आर्मेचर के वाइंडिंग से तारें निकलेंगी, है ना, तभी तो जाकर के कनेक्ट होंगी। तो कम्यूटेटर सेगमेंट बराबर आर्मेचर की संख्या, आर्मेचर वाइंडिंग की संख्या, कम्यूटेटर सेगमेंट बराबर आर्मेचर कॉइल की संख्या, है ना, आर्मेचर कॉइल की संख्या, कम्यूटेटर सेगमेंट बराबर आर्मेचर कॉइल की संख्या, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो डीसी बनता है, याद रखिएगा, ना कि एसी। अगर हमें एसी चाहिए तो हम स्लिप रिंग लगा देंगे, स्लिप रिंग उसको एसी, यानी कि एसी जनरेट हो रही है और वो एसी ही दे देगी कार्बन ब्रश के थ्रू। समझ रहे हैं। सेशन को लाइक जरूर करिएगा। जितने भी ऐसे हमारे साथी हैं जो हमें दिल से चाहते हैं ना, वो जरूर लाइक करेंगे और एक बार साझा भी जरूर करेंगे, साझा
जरूर कीजिएगा, है ना, ताकि जितने भी ऐसे तमाम हमारे छात्र हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हों ITI से रिलेटेड, तो उनके लिए ये बेनिफिट हो जाए। बेनिफिट हर किसी को मिलना चाहिए, ठीक है ना। DC मशीन यानी कि जनित्र के कोर को किस नुकसान से निजात पाने के लिए यानी कि दिलाने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है आपसे कि किससे निजात हमें दिलाने के लिए इसको हम लेमिनेट करते हैं, घर्षण हानि से निम्न करने के लिए नहीं। लेमिनेट का जो तात्पर्य है वो घर्षण से है ही नहीं, कापर हानि से नहीं है, हिस्टेरेसिस और फोकोल्टो से है। तो बस इसमें सटीक आंसर आपको ढूंढना है कि हिस्टेरेसिस या फोकोल्टो, बताइएगा हिस्टेरेसिस या फोकोल्टो। अब फोकोल्टो में कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई, फोकोल्टो में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फोकोल्टो का मतलब होता है एडी करंट। क्या होगा? फोकोल्टो का मतलब होता है एडी करंट। ये फोकोल्टो का मतलब है, फोकोल्टो एक निमी लैंग्वेज है, फोकोल्टो एक अलग ही लैंग्वेज है जो एडी करंट को बताता है। तो एडी करंट हानि को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब समझना मेरे भाई, शिद्दत से समझिएगा, सुनते रहिए। लेमिनेट का मतलब क्या होता है कि जो DC मशीन यानी DC जनरेटर का जो आर्मेचर होता है ना, वो उसको हम क्या करते हैं? लेमिनेट करते हैं, यानी कि पतले पतले पत्तियों का रूप देते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए कि ये आर्मेचर है, ठीक ना। इस आर्मेचर में क्या हुआ है? इसके अंदर स्लॉट बना हुआ है। इसी स्लॉट में हम क्या लपेट देते हैं? वाइंडिंग लपेट देते हैं। यूँ समझिए कि हम इस प्रकार से इसमें ऐसे वाइंडिंग लपेट दिए, है ना। आप एग्जाम्पल के लिए समझ आ रहा हूँ, इस प्रकार से वाइंडिंग नहीं लपेटी होती है। ऐसे मान लीजिए कि वाइंडिंग इसमें लपेटी जा चुकी है, ठीक है। वाइंडिंग लपेट दिया हमने। वाइंडिंग लपेटने से इसमें हमने सप्लाई दिया, है ना, हमने फेज और न्यूट्रल दे दिया, सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने से इसमें क्या होगा कि EMF जनरेट होगी और EMF जनरेट होने के बाद आर्मेचर करंट इसमें फ्लो होने लगेगा। ये आर्मेचर करंट का एक छोटा सा अमाउंट इस सिलेंड्रिकल में, है ना, इस पोल में क्या हो जाती है? लीकेज होती है ना, लीकेज हो जाती है। ये जो लीकेज करंट है ना, इसी को कहते हैं हम फोकोल्टो करंट, एडी करंट। ये लीकेज होती है। अब ये लीकेज क्या करती है? ये बेवजह हीट उत्पन्न करती है। ये क्या करती है? ये बेवजह हीट उत्पन्न करती है, जो मोटर को, जनरेटर को बेवजह हीट करती है। हीट होने से इसकी दक्षता कम हो जाती है। अब हमें इस हीट को खत्म करना है तो हम क्या करते हैं? लेमिनेट करते हैं। यानी कि हम क्या कर दिए कि दो इस प्रकार से पत्ती लगा दिए, बीच में हमारा गैप है, एयर गैप। इस एयर गैप की हेल्प से जो एयर है ना, जो हीट है, सॉरी, ये हीट बाहर निकल जाएगी और इसी हीट को हमें बाहर निकालना है। इसीलिए हमने क्या कर दिया? इसको लेमिनेट कर दिया, है ना। लेमिनेट करने का मतलब मुझे समझ में आ गया कि आपको भी समझ में आ गया होगा। हिस्टेरेसिस फिर क्या है? हिस्टेरेसिस को अगर थोड़ा सा देखा जाए ऊपरी ऊपरी, तो हिस्टेरेसिस हानि वो हानि है ना जो कि किसी मटेरियल में, है ना, कोई भी मटेरियल किसी पदार्थ में क्या होता है? अगर अवशिष्ट चुंबकत्व, समझिएगा, अवशिष्ट जो चुंबकत्व रेजिडुअल मैग्नेट होता है ना, जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका हिस्टेरेसिस हानि होगी। हम क्या चाहते हैं? हिस्टेरेसिस हानि को कम करना। तो ऐसे पदार्थ का सिलेक्शन करते हैं जिसमें रेजिडुअल मैग्नेटिक का गुण जो होता है वो कम से कम हो। और ऐसा हमारा क्या है? वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा वो कौन सा मटेरियल है जिसमें चुंबकीय अवशिष्ट चुंबकत्व का मान कम से कम होता है, निम्न से निम्न होता है, और उससे हम सिलेंड्रिकल आकार का अपना ये बना लेते हैं, ठीक है ना, आर्मेचर। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। नेक्स्ट सवाल है, और पिछले बार का जो बिहार का विद्युत विभाग में एग्जाम हुआ था, उसी एग्जाम से दोस्तों ये क्वेश्चन उठाया गया है। बताइएगा, DC जनित्र में वेव वाइंडिंग क्यों की जाती है? बताइएगा, DC वाई इज द वेव वाइंडिंग डज इन ए जनरेटर। एक जनरेटर के अंदर भाई क्यों करते हो आप? आपको ये चीजें मालूम होना चाहिए ना। आप टेक्नीशियन बनने जा रहे हो तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि आप जनरेटर में वेव वाइंडिंग क्यों करते हैं। और ये एक बात और ध्यान रखिए कि लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग सिर्फ DC में ही होता है, चाहे DC की मोटर हो, DC की जनरेटर हो, है ना। AC में नहीं चलता है लैप वेव, AC में तो कुछ और ही फंडा चलता है। हाई वोल्टेज, हाई करंट हाई नहीं होती, केवल वोल्टेज हाई होती है। हाई करंट, फिर यहाँ हाई करंट आ गया, हाई वोल्टेज, निम्न करंट, निम्न वोल्टेज, वोल्टेज निम्न नहीं, वोल्टेज हाई होना चाहिए। क्या हो गया आपका? हाई वोल्टेज और लो करंट, LV
लो हाई वोल्टेज HV और लो करंट के लिए इसको यूज करते हैं, है ना। तो वेव वाइंडिंग जो होती है इसको हम सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं, ये भी सुनिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो रास्ते बनते हैं, समांतर रास्ते, है ना, वो समझिएगा, जो इसमें समांतर रास्ते बनते हैं, किसके समांतर रास्ते, करंट के फ्लो होने के जो समांतर रास्ते बनते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, गुड़ज में, है ना। ये किस में होते हैं, गुड़ज में, है ना, हमेशा एक जोड़े में होते हैं, ये भी आपको समझते रहना है। और 50 किलोवाट, कितना, 50 किलोवाट के जनरेटर, 50 किलोवाट के जनरेटर, ये हालांकि मोटर के लिए कही गई है कि 50 किलोवाट का क्षमता वाली अगर कोई मोटर है वहां पर हम वेव वाइंडिंग करते हैं। तो अगर 50 किलोवाट के मोटर के लिए ये वेव वाइंडिंग कही गई है तो हो सकता है कि जनरेटर के लिए भी कही गई हो, है ना। लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि 50 किलोवाट के जनरेटर जो होते हैं उसमें, हालांकि जनरेटर तो KVA में होता है ना, तो आप इसको रहने दीजिए, आप इसको क्या करिए, रहने दीजिए, ठीक है। हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। हालांकि मोटर के लिए आप उसको नोट कर सकते हैं, मोटर के लिए आप उसको नोट कर सकते हैं और नोट करके रखिएगा, है ना। बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए बेस्ट मसाला मैं आपको दे रहा हूँ, बेस्ट चीज़ें दे रहा हूँ, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगला है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि जनरेटर में 2 कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य किस पदार्थ को व्यवस्थित किया जाता है ना। व्हाट मटेरियल इज अरेंज्ड बिटवीन द टू कम्यूटेटर सेगमेंट इज ए जनरेटर। एक जनरेटर है, उसका कम्यूटेटर सेगमेंट है, 2 कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में आप क्या अरेंज करते हैं, उस मटेरियल का नाम बताइए। माइका, सिलिकॉन, कार्बन, PVC। बहुत ही आसान सवाल है। सिलिकॉन से तो हम बनाते हैं अपना आर्मेचर, कार्बन तो कार्बन का ब्रुश होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड यहाँ पर डालेंगे नहीं क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा जनरेटर की क्षमता होगी, जितने KVA का जनरेटर की क्षमता होगी उसके अकॉर्डिंग हीट भी जनरेट होती है। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो इस हीट को सेंस नहीं कर पाएगी, उस हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, समझ रहे हैं। इसीलिए PVC यूज कर नहीं सकते। बचा क्या, माइका इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसमें से विद्युत जो होती है ना, विद्युत का ये क्या है, सुचालक होता है, इसमें से करंट फ्लो नहीं हो पाती। बट ये जो उष्मा होती है, हीट, उष्मा का, विद्युत का ये कुचालक है और उष्मा का ये सुचालक है ना, उष्मा का सुचालक, यानी कि उष्मा इसमें से ट्रांसफर हो सकती है माइका से, बट करंट ट्रांसफर नहीं हो सकती। ये इसके गुण हैं। अगर आपसे कोई पूछे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में, तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका होता है 20 से 40 किलो वोल्ट प्रति mm। ये इसका क्या है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। ये इसका क्या है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। अब कम्यूटेटर सेगमेंट जो होते हैं, जितने मैंने आपको बताया कि जितने आर्मेचर के कॉइल होंगे उतने ही यहाँ पर कम्यूटेटर के सेगमेंट होंगे, यानी कि इन दोनों का जो जोड़ा है वो बराबर होगा, एक बराबर होगा, है ना। और कम्यूटेटर सेगमेंट ये होते हैं, ये हार्ड ड्रॉन कॉपर के बनाए जाते हैं, है ना। ये भी कई बार सवाल पूछा गया है, हार्ड ड्रॉन कॉपर बनाए जाते हैं, इसके बनाए जाते हैं। हम चाहते हैं ना कि एक्चुअली आउटपुट हमें कहाँ से मिल रहा है, एक्चुअली आउटपुट कम्यूटेटर ही दे रहा है, यानी कि कम्यूटेटर अगर कार्बन ब्रुश ना रहता तो हम डायरेक्ट कम्यूटेटर में तार जोड़ करके, मतलब कुछ टाइम के लिए या फिर टेस्टिंग के लिए, देखने के लिए हम ऐसा काम कर सकते हैं, डायरेक्ट तार कम्यूटेटर से जोड़ करके ले सकते हैं। लेकिन ऐसा करते नहीं है, हम ब्रश के माध्यम से ही आउटपुट लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो कम्यूटेटर क्या है, हार्ड ड्रॉन कॉपर से बना है। हम चाहते हैं कि आर्मेचर में, मान लीजिए कि अगर 20 एम्पियर का करंट अगर कहाँ जनरेट हुआ है, आर्मेचर में, है ना। कहाँ पर, आर्मेचर में कितना करंट जनरेट हुआ, 20 एम्पियर का। ये आर्मेचर से करंट कहाँ पर चली गई, ये कम्यूटेटर में गई, है ना। कहाँ पर गई, कम्यूटेटर में गई। और कम्यूटेटर में हम क्या चाहते हैं कि 20 एम्पियर का 20 एम्पियर चला जाए। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हार्ड ड्रॉन कॉपर एक ऐसा
मटेरियल है जिसमें आर का मान जो होता है ना, आर का मान जो निम्न है, निम्न से निम्न है ना, अति निम्न आप मानिए, क्या मानिए आप, अति निम्न। रेजिस्टेंस का गुण इसमें अति निम्न होता है, इस करंट को ड्रॉप नहीं कराता, करंट हानि यहाँ पर नहीं होती। तो यहाँ पर यू आप समझिएगा कि 19.5 एम्पियर का करंट अगर यहाँ पर आ जाती है ना तो भी ठीक रहेगा। हम चाहते हैं कि लॉस बिल्कुल भी ना हो, इसलिए हमने हार्ड ड्रॉन कॉपर का इस्तेमाल करके कम्यूटेटर बना डाला। क्या बना दिया, कम्यूटेटर बना दिया, ठीक है ना, कम्यूटेटर बना दिया। चलिए अगला है कि सेल्फ एक्साइटेशन जनरेटर के मध्य ईएमएफ कैसे पैदा होती है। एक ईएमएफ है, ये कैसे पैदा होती है, सेल्फ एक्साइटेशन है ना, एक अलग ही प्रकार का आपका जनरेटर है, इसमें जो ईएमएफ है वो जनरेट कैसे होती है, इसको आप जरा बताइएगा। ऑप्शन ए है कि आर्मेचर के रेजिडुअल मैग्नेटिक के कारण, आर्मेचर के रेजिडुअल मैग्नेट के कारण, या फील्ड पोल। हम क्या चाहते हैं कि आर्मेचर में कभी भी रेजिडुअल मैग्नेटिक ना हो, नहीं तो हिस्टैरिसीस हानि बढ़ जाएगी। हम नहीं चाहते ना कि बढ़े, आप भी नहीं चाहते होंगे, तो ये गलत। फील्ड पोल में रेजिडुअल मैग्नेटिक के कारण है ना, फील्ड पोल के आर्मेचर के पैदा होती है या फिर मैग्नेटिक के कारण पैदा होती है। सेल्फ एक्साइटेशन जनरेटर में के मध्य ईएमएफ फील्ड पोल में रेजिडुअल मैग्नेटिक के कारण पैदा होती है, या फील्ड पोल के कारण पैदा होती है, या मैग्नेटिक के कारण पैदा होती है। तो क्या आंसर होगा, फील्ड पोल में जो आपका फील्ड पोल में, किसमें, फील्ड पोल में जो रेजिडुअल मैग्नेटिक होते हैं ना उसी के कारण ये पैदा होती है। चलिए नेक्स्ट है, अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, बहुत ही इत्मीनान के साथ पूछ रहा है। एक डीसी जनरेटर में ब्रूस का तनाव है ना, ब्रूस का तनाव यानी कि ब्रूस का खिंचाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और अत्यधिक ब्रूस तनाव से क्या होगा। मान लीजिए एक जनरेटर है और जनरेटर का जो कम्यूटेटर है उस कम्यूटेटर में कनेक्ट होता है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये मान लीजिए ये कम्यूटेटर है, ये क्या है, ये कम्यूटेटर है। इस कम्यूटेटर से यहाँ पर कार्बन ब्रूस लगे होंगे ऐसे, है ना, ये कार्बन ब्रूस होंगे, इस प्रकार से कार्बन ब्रूस होते हैं, ठीक है। और ये कार्बन ब्रूस जो होते हैं ब्रूस होल्डर से कनेक्ट होते हैं, इस प्रकार से मान के चलिए ये ब्रूस का होल्डर है और ये कनेक्ट है ना, ये ब्रूस है। तो फिर इस ब्रूस से हमें क्या लेना है, आउटपुट लेना है। इसका जो प्रेशर है, दबाव है, इस आर्मेचर में कैसा होगा, ठीक है ना, इस आर्मेचर पे कैसा इसका दबाव होगा, ये आपको क्या करना है, ये आपको बताना है। तो आर्मेचर का अगर बोला है अत्यधिक ब्रूस का तनाव हो गया तो क्या होगा, निर्गम वोल्टेज बढ़ जाएगी, नहीं आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगी। क्या ये ब्रूस थोड़ी वोल्टेज जनरेट कर देगा। अगर यहाँ पर 50 वोल्ट आ रही है तो क्या ये ब्रूस इसको 51 वोल्ट कर सकती है, कभी नहीं कर सकती। निर्गम वोल्टेज कम हो जाएगी, कम नहीं होगी। मशीन का वेग कम हो सकता है, मशीन का वेग कम हो सकता है, यानी कि इतना भी ज़्यादा नहीं है कि मतलब कि ये आर्मेचर इतना स्पीड से घूमेगी ना कि ये कार्बन के जो ब्रूस हैं वो घिस जाएंगे, ठीक है, लेकिन मशीन का वेग कम नहीं हो सकता। दिक् परिवर्तक अतितप्त हो जाएगी, दिक् परिवर्तक क्या हो जाएगी, अतितप्त, और सतह घिस जाएंगी। बिल्कुल जो कम्यूटेटर है वो क्या हो जाएगा, वो घिस जाएगा और अतितप्त हो जाएगा, है ना, क्योंकि घर्षण बढ़ जाएगा और घर्षण बढ़ने से हीट होगा और हीट होने से क्या होगा, ये सतहें जो है ये घिस जाएंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, अत्यधिक ब्रूस का अत्यधिक तनाव नहीं रखना चाहिए। तो फिर कितना रखना चाहिए, रखा जाता है 0.1, 0.2 से 0.1 से, है ना, 0.1 से 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग। ये क्या है, ये एक दोस्तों इसको लिख लीजिएगा, 0.1 से 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग, ये इसका क्या है, प्रेशर है।
अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक डीसी जनरेटर वोल्टेज नहीं दे रही है। समझिएगा, एक डीसी जनरेटर है जो वोल्टेज नहीं दे रही है, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो रहा है। क्या कारण हो सकता है, रीजन बताइएगा। ए डीसी जनरेटर इज नॉट गिविंग वोल्टेज, व्हाट क्लाउड बी द रीजन। रीजन आपको बताना है। रेजिडुअल मैग्नेटिक खत्म हो गया है इसलिए नहीं दे रही है, या कम्यूटेटर पर कार्बन ब्रूस संपर्क नहीं है। यानी कि जो कार्बन ब्रूस है ना, ये कम्यूटेटर पर, जैसा कि मैंने अभी चित्र बनाकर आपको दिखाया, ये कम्यूटेटर पर स्लाइडली कॉन्टेक्ट बनाता है ना, हल्का उसके संपर्क में रहता है ताकि करंट ट्रांसफर हो सके कम्यूटेटर से कार्बन ब्रूस में। और अगर ये संपर्क नहीं बनाएगा तो फिर क्या होगा कि वोल्टेज हमें बाहर नहीं मिलेगी, अंदर तो मतलब बिल्डअप हो रही है, ठीक है ना। तो ये कार्बन ब्रूस का काम क्या होता है कि सर्किट से, है ना, सर्किट से लोड तक, सर्किट तक, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि कार्बन ब्रूस जो है इसका काम होता है कि सप्लाई देना, है ना, करंट का सप्लाई करना। सिंपल सी बात है। अगर ये संपर्क में नहीं होगा तो हमें आउटपुट पर वोल्टेज नहीं मिलेगी। रेजिडुअल मैग्नेटिक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, तो भी नहीं होगी। और घूमने की दिशा गलत हो जाएगी तो भी नहीं होगी। अगर घूमने का डायरेक्शन उल्टा हो गया तो नहीं होगा, क्योंकि अगर घूमने की डायरेक्शन उल्टी हो गई तो फिर जो उल्टे दिशा में जब घूमेगी तो उल्टी दिशा में जो ईएमएफ जनरेट होगा, है ना, इस ईएमएफ की जो ध्रुवता होगी, इसकी पोलरिटी, ये ध्रुवता बदल जाती है ना। क्या होती है, ध्रुवता बदल जाती है। और ध्रुवता बदल जाती है जिससे क्या होता है कि घूमने की दिशा चेंज हो गई, करंट जीरो हो जाती है, पोलरिटी चेंज हो जाती है और वोल्टेज नहीं देती। कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है ना, ये बात है। नेक्स्ट सवाल की ओर चले तो देखा जाए आर्क वेल्डिंग करने हेतु तो किस जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको आर्क वेल्डिंग करना है, वेल्डिंग करने के लिए आपको डीसी सप्लाई चाहिए, तो कौन सा जनरेटर लेंगे, कम्युलेटिव कंपाउंड, डीसी कंपाउंड डिफरेंशियल। डीसी शंट तो ले नहीं सकते, इसका प्रयोग किया जाता है बैटरी चार्जिंग करने के लिए और छोटे मोटे सप्लाई, पावर सप्लाई के लिए। डीसी सीरीज ब्रूस्टर के रूप में काम में लेते हैं, इसका कर नहीं सकते। तो कम्युलेटिव कंपाउंड नहीं, यहाँ पर डिफरेंशियल कंपाउंड होता है और आर्क वेल्डिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका सही हो जाएगा, डिफरेंशियल। जो कम्युलेटिव होता है, कम्युलेटिव देखिए अलग अलग प्रकार के जनरेटर होते हैं। कम्युलेटिव जनरेटर ये देखिए ओवर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड और अंडर कंपाउंड, है ना। कंपाउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं आपका ये। फिर है कि निम्न चित्र में जनरेटर के किस बीरिंग को दिखाया गया है। हालांकि यहाँ पर चित्र तो नहीं है ना, चित्र लगाना भूल गया मैं, लेकिन यहाँ पर बॉल बीरिंग होगा, है ना। अब ऑप्शन आपको क्या चूज करने के लिए मैं बोलूँ, ऑप्शन बी सही होगा, बॉल बीरिंग। लेकिन आप बॉल बीरिंग के बारे में जरूर यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं कि बॉल बीरिंग का काम क्या होता है, कि बॉल बीरिंग का काम होता है कि घूमने में जो शाफ्ट होता है ना, जो हमारी आर्मेचर सॉफ्ट होती है, ये आर्मेचर सॉफ्ट को ये क्या करता है, गति प्रदान करता है ना। यानी कि गति देने में ये मदद करती है, ठीक है ना। और दूसरी बात है ये लोड को, मतलब कि जब आप इस पे लोड कनेक्ट करते हैं उसको सहारा भी देती है ना। ये क्या करती है, लोड को सहारा देने के लिए, लिखिएगा लोड को सहारा देने के लिए, लोड को सहारा देने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। बॉल बीरिंग इस करेक्ट आंसर होगा। बट यहाँ पर जो है वो बीरिंग का चित्र मैं नहीं लगा पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शंट जनरेटर है और भार बढ़ जाने पर उसकी टर्मिनल वोल्टेज क्यों गिर जाती है। यानी कि शंट जनरेटर में अगर लोड हम कनेक्ट करते हैं, लोड क्या कनेक्ट करेंगे, या फिर पावर सप्लाई इससे हम लेते हैं, तो हम कोई पावर सप्लाई, जो भी लोड होगी पावर सप्लाई में वो लोड जुड़ी है या फिर बैटरी चार्ज हो रही है ना, तो हमारी टर्मिनल वोल्टेज गिर गई है।
वोल्टता के गिरावट के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, है ना। वाई डज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए शंट जनरेटर फॉल व्हेन द लोड इज इंक्रीजेड, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल इन वोल्टेज। कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो आपको बताना है। लोड करंट, लोड का रेजिस्टेंस, लोड करंट तो होगा नहीं, लोड का रेजिस्टेंस होगा, लोड का रेजिस्टेंस के कारण ही वोल्टेज ड्रॉप होती है ना। और यांत्रिक क्षतियाँ हो नहीं सकती क्योंकि यांत्रिक क्षति जो है ये लोड पर निर्भर नहीं करती। ये क्या होती है, लोड पर निर्भर नहीं करती, लोड पर ये निर्भर बिल्कुल भी नहीं करती है, इसलिए यांत्रिक क्षतियाँ हो नहीं सकती, लोड का करंट हो नहीं सकता। लोड का रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा, लोड का रेजिस्टेंस, ठीक है ना। वोल्टेज का गिरावट मतलब क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप इन द सेंस कि जो आपका वोल्टेज है वो वोल्टेज सर्किट से लोड तक जा रही है, तो सर्किट से लोड तक जो पावर जा रही है उस पावर में कमी होना, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज का गिरावट होना। अगला है कि जिस विधि से डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो डीसी जनरेटर में तो जो हमारी प्रेरित होती है उसको हम कहते हैं गतिज ईएमएफ। क्या होती है हमारी, गतिज ईएमएफ होती है ना। बहुत आसान सा सवाल था। यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट कैसा होगा, आउटपुट निम्नलिखित में से कैसा होगा। स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए, पहले हम कम्यूटेटर से जोड़े, अब स्लिप रिंग जोड़ रहे हैं, तो स्लिप रिंग से हमें क्या मिलेगा, अल्टरनेटिंग करंट मिलेगी, है ना। और यानी कि आर्मेचर में जिस नेचर का करंट डेवलप हुआ है उसी नेचर का आपको आउटपुट में स्लिप रिंग के माध्यम से एक कार्बन ब्रश के जरिए हमें बाहर मिल जाएगी आउटपुट में। जो स्लिप रिंग होती है उसको समझिए। स्लिप रिंग क्या है, अगर कोई आपसे पूछे स्लिप रिंग क्या है, तो स्लिप रिंग जो होती है ये कॉपर की बनी होती है। ये हार्ड ड्रॉन कॉपर नहीं, ओनली कॉपर या ब्रॉस की, किसकी, कॉपर की बनेगी या फिर ये बनेगी ब्रॉस की स्लिप रिंग होती है। और ये आउटपुट में एसी ही प्रदान करती है। ये आउटपुट में क्या प्रदान करेगी, सिर्फ एसी प्रदान करेगी, अल्टरनेटिंग करंट प्रदान करती है। पल्सेटिंग डीसी या फिर पल्सेटिंग करंट जो होता है ये हमें मिलेगी, अगर ये करंट डीसी नेचर का है तो ये हमें रेक्टिफायर के द्वारा जो डीसी प्राप्त होती है वो पल्सेटिंग डीसी करंट होती है, वहाँ से मिलती है पल्सेटिंग डीसी। बाकी ऑसिलेटिंग करंट या फिर ऑसिलेटिंग करंट तो छोड़िए, डायरेक्ट करंट मिलेगी हमें कहाँ से, कम्यूटेटर से। तो सारे ऑप्शन के हो गए आंसर, ठीक। नेक्स्ट है कि निम्न दक्षता वाले डीसी जनित्र के योग किस धातु के बनाए जाते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जा रही है यहाँ पर कि जो इसकी बॉडी होती है वो किस मटेरियल की बनाई जाती है, तैयार की जाती है। हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारा एमपी है, इस मध्य प्रदेश में जो भोपाल में एक कंपनी है ना, भोपाल में कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको हम BHEL कहते हैं। कई बार इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए भी वैकेंसी आती है ITI वालों के लिए। तो यहाँ पर मोटर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं ना, और ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जनरेटर बनाई जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कोई एमपी में जनरेटर कहाँ पर बनती है तो BHEL प्लांट में बनती है ना। तो योग किस मटेरियल की बनाई जाती है, फैब्रिकेटेड स्टील नहीं, वो कास्ट आयरन होती है, जिसको हम कहते हैं CI कास्ट आयरन। और ये कास्ट आयरन छोटी, निम्न दक्षता का मतलब क्या हो गया, छोटी, है ना। और बड़ी जो दक्षता वाली होती है, यानी कि जो बड़ी जनरेटर हो गई, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बड़ी मशीन। बड़ी मशीन में आपकी होती है कास्ट स्टील, क्या होगी, कास्ट स्टील की बनाई जाती है। एक्चुअल में देखा जाए तो बॉडी का काम क्या होता है, बॉडी का काम होता है, मैं आपको यहाँ पर लिख देना चाहूँगा कि बॉडी का फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन होता है कि आंतरिक भाग की सुरक्षा करना, पहला तो यही इसका दायित्व होता है। जितने भी आंतरिक भाग जैसे हो गया आर्मेचर और आपका पोल, क्वाइल, इन सब का आंतरिक भाग की सुरक्षा, ये इसका मेन फंक्शन होता है।
और दूसरा इसका जो काम है वो है पोल को सहारा देना, है ना। फील्ड पोल यहाँ पर लिख दूं मैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फील्ड पोल को सहारा देना, फील्ड पोल को सहारा देना इसका काम होता है। तीसरा इसका फंक्शन है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ प्रदान करना, है ना, पाथ प्रदान करना। अगर ये नहीं रहेगी बॉडी तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो फील्ड वाइंडिंग से क्रिएट हो रही है वो कुछ ही यूजफुल होगा, बाकी सब लीकेज हो जाएगी, है ना। उसके लिए एक पाथ प्रदान कौन करती है, ये बॉडी का यही मेन काम होता है ना। तो बॉडी का ये काम होती है। अगला है कि चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर स्थापित किया जाता है। एक आप समझिए फील्ड कॉइल है, उसमें हमने वोल्टेज उत्पन्न कराया और फिर करंट फ्लो होने लगा, जिससे चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ। उस फ्लक्स को हमें क्या करना है कि एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आर्मेचर के चारों ओर क्या स्थापित किया जाता है ना, क्या स्थापित किया जाता है, फील्ड वाइंडिंग स्थापित करते हैं, योक स्थापित करते हैं, या फिर मजबूत मैग्नेटिक पोल स्थापित करते हैं, या पोल शू होता है। अगर मैं आपको कहूं कि भाई ये आर्मेचर है, ये क्या है, ये है आर्मेचर, है ना। आर्मेचर की यहाँ पर इस प्रकार से ये आर्मेचर है, ये सब के सब आर्मेचर है, और यहाँ पर आर्मेचर की कॉइल है ना। तो इसमें जो यहाँ पर होंगे आपके फील्ड पोल, है ना, इस प्रकार से फील्ड पोल होंगे। ये देखिए ये हो गए आपके दो फील्ड पोल, है ना, ये फील्ड पोल। तो इस फील्ड पोल पे आप क्या लपेटेंगे, वाइंडिंग, इस प्रकार से आपकी वाइंडिंग होगी, है ना। ये देखिए ये वाइंडिंग हो गई, तो ये वाइंडिंग हो गई। अब इसमें जो फ्लक्स जनरेट हो रही है फाई, है ना, फ्लक्स जनरेट हो रही है जो, तो फील्ड फ्लक्स जो है इसको हमें आर्मेचर के ऊपर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके लिए हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लगाई जा रही है पोल शू। इसको क्या कहते हैं, इस वाले भाग को कहते हैं पोल शू, है ना। जो जूता होती है, जो जूते होते हैं ना, जूते के नोक के आकार की होती है ये पोल शू। ये क्या है, ये आपकी है पोल शू, और ये है आर्मेचर। ये क्या है, ये है आर्मेचर और ये है पोल शू। तो ये कह रहा है पोल शू स्थापित किए जाते हैं, ना कि फील्ड वाइंडिंग, योक और मजबूत मैग्नेटिक पोल। मजबूत मैग्नेटिक फ्लक्स प्राप्त करने के लिए हम पोल शू लगाते हैं, ठीक है ना। ओके, रिपोर्ट नेक्स्ट है, किसी जनरेटर के ब्रशेस का विभवपात बढ़ाया जाए यदि ब्रशेस का विभवपात यानी ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि लोड करंट का मान उच्च हो जाएगी। समझिएगा, लोड करंट का मान क्या हो जाएगी, अगर लोड करंट का मान उच्च हो जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ जाएगा, है ना। वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और लोड करंट बढ़ने के साथ टर्मिनल वोल्टेज भी कम हो जाता है ना, ये ध्यान रखिएगा। लोड करंट के बढ़ने के साथ टर्मिनल वोल्टेज जो होते हैं ना, टर्मिनल वोल्टेज के भी मान जो होते हैं कम हो जाते हैं। देखिएगा, लोड करंट के मान अगर बढ़ जाएगी तो टर्मिनल वोल्टेज का मान जो होती है वो घट जाती है, जिसी को हम कहते हैं ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप, है ना। हर ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप अपना अपना अलग होता है, हर ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप, जैसे कार्बन का अलग और फिर आपका कॉपर वाला अलग, इस प्रकार से। किसी शंट जनित्र के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए। बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है, लॉजिकली सवाल है, और ये आपके यूपीपीसीएल का पूछा हुआ सवाल है कि शंट जनरेटर के अंदर अगर आपको पर्याप्त मात्रा में ईएमएफ पैदा करना है तो शंट फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस अनंत होना चाहिए। अगर अनंत हो जाएगी तो बात नहीं बनेगी, अनंत हो जाएगी तो बात नहीं बनेगी। क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए या अधिक होना चाहिए। समझिएगा कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, है ना। जो यहाँ पर जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस की बात करी जा रही है ना, ये जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस देखिए, मैं यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ कि वह प्रतिरोध, लिखेगा वह प्रतिरोध जिस पर, है ना, वह प्रतिरोध जिस पर एक
जनित्र ईएमएफ पैदा करती है ना, ईएमएफ बिल्डअप करती है, उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। ठीक है, अब अगर अधिक हो गया तो क्या होगा, अगर अधिक हो गया, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अधिक हो गया शंट जनरेटर में, तो क्या होगा समझिएगा। जो शंट फील्ड में शंट का करंट होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज बटा फ्लक्स, है ना, RSH। ये हम क्या समझ रहे हैं कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस अगर अधिक हो जाए, शंट का रेजिस्टेंस अधिक हो जाए, तो शंट का रेजिस्टेंस अधिक होगा, देखिए तो शंट फील्ड वाइंडिंग का करंट कम हो जाएगी, और ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग का करंट है ये डायरेक्ट किससे रिलेटेड रखता है, फ्लक्स के समानुपाती होता है ना। अब ये हमारा ऑटोमेटिक कम हो गया तो शंट फील्ड भी कम हो जाएगी, और जो शंट फील्ड है, जो इजी है, जनरेटेड ईएमएफ है ना, ये किससे रिलेटेड है, ये शंट फील्ड की फ्लक्स से। शंट फील्ड का फ्लक्स कम हो गया तो जनरेटेड ईएमएफ कम हो जाती है ना। इसीलिए कहा जाता है कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अधिक रेजिस्टेंस हो गया तो ये होगा, क्या होगा, ये होगा, है ना। और अगर 50 क्या होगा, अगर 50 ओम से कम हो जाए, अगर शंट फील्ड का रेजिस्टेंस 50 ओम से कम हो जाए तो क्या होगा, तो जनरेटर किस प्रकार का वोल्टेज जनरेट करेगा बताइएगा। अगर जो शंट फील्ड यानी कि RSH ये कितना हो जाए, 50 ओम से कम, 50 ओम से कम हो जाए, तो फिर देखिए ये जो आपका जनरेटर है ये मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट करेगी, है ना। मैक्सिमम कही जाती है कि अनंत, कही जाती है अनंत, लेकिन मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूं कि अनंत मैक्सिमम वोल्टेज ये बिल्डअप करने लगती है ना। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। आई होप कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। दोबारा सुन लीजिए कि जिस रेजिस्टेंस पे एक जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप करती है उसी को कहते हैं क्रिटिकल रेजिस्टेंस, और क्रिटिकल रेजिस्टेंस का मान कम होना चाहिए शंट फील्ड वाइंडिंग में, शंट जनरेटर के अंदर। ठीक है, 20 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है। शंट जनित्र, सीरीज जनित्र नहीं, पृथक उत्तेजित, है ना, पृथक उत्तेजित जनित्र, ठीक है ना, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21 है। आइए समझते हैं 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट जनित्र समाप्त हो जाए, जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए, है ना, तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है। इफ द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होगा ऑफ ए डीसी जनरेटर ऑफ ए शंट जनरेटर, है ना, डीसी शंट जनरेटर। इंग्लिश छोड़िए, थोड़ा सा दिक्कत है इंग्लिश में। जनित्र की घूर्णन दिशा बदल देनी चाहिए। अगर अवशिष्ट चुंबकत्व तो खत्म हो गया है, उसे दोबारा प्राप्त करना है तो क्या जनरेटर के डायरेक्शन को चेंज कर देना चाहिए, नहीं। जनरेटर को शून्य लोड पर कुछ समय तक चलाना चाहिए, गलत बात। शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए, सही बात। शंट फील्ड को अर्थ कर देना चाहिए, यह भी हो गया गलत। अब समझिए कि अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है ना। अवशिष्ट चुंबकत्व मैंने बता दिया कि हिस्टैरिसीस हानि उत्पन्न करती है। कोई नहीं चाहता कि अवशिष्ट चुंबकत्व हो, ठीक है ना, मोटर के अंदर, लेकिन जनरेटर के अंदर ये अवशिष्ट चुंबकत्व का होना जरूरी है। बट एक ऐसा जनरेटर जिसको हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं, उसके अंदर भी ये अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होती है। शंट जनरेटर और सीरीज जनरेटर के अंदर ये अवशिष्ट चुंबकत्व होती है। तो शंट जनरेटर के अंदर अगर अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो गया है, इसको हमें दोबारा प्राप्त करना है, क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाएगा तो जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप नहीं करेगा, उसे दोबारा आपको प्राप्त करना पड़ेगा। प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके कई सारे पॉइंट्स होते हैं, इसको आपको नोट करना है। पहली पॉइंट नोट करिए कि अगर आपका जनरेटर कैसा है, नया है ना, जो
नई जनित्र में क्या होता है, नई जनित्र के केस में नए जनरेटर की अगर ट्रांसपोर्टिंग लंबी दूरी के लिए है ना, कैसा है, लंबी दूरी के लिए है, तो भी ये केस आता है कि अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों, मैं ये समझिए कि बिल्कुल एक्चुअल बात आपको बता रहा हूं, ठीक ना। और दूसरी बात ये होता है कि भयानक शॉर्ट सर्किट आपने सुना होगा कि चुंबक जो होते हैं ना, उसको अगर टेम्परेचर के करीब ले जाएंगे तो चुंबकीय गुण उसका खत्म हो जाता है। अवशिष्ट चुंबक भी एक प्रकार का चुंबक ही है। अगर भयानक शॉर्ट सर्किट होगा तो टेम्परेचर का मान बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर के मान बढ़ने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका हीट ज़्यादा जनरेट होगा, और हीट टेम्परेचर ज़्यादा होगी शॉर्ट सर्किट के कारण, जिससे यहाँ पर अवशिष्ट चुंबकत्व जो है वो खत्म हो जाएंगे, है ना। और एक प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो प्रैक्टिकल चीज ये है कि जैसे कि एक जनरेटर है ना, शून्य लोड पर, शून्य भार पर जनित्र को लगातार चलाना, इससे भी अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाता है। या फिर जनित्र को बंद करने पर भी लोड ना हटाना, यानी कि आपका जनरेटर आपने बंद कर दिया लेकिन लोड अभी भी कनेक्ट है, तो भी आपका अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाती है। और 4 हो गए। और 5वां होता है कि लंबे समय तक यूज ना करना, है ना, लंबे समय तक प्रयोग में ना लेना, ठीक है ना। एक बार मैं दोहरा देता हूं कि अगर नई जनरेटर है, कई बार ऐसा होता है कि नया जनरेटर है, उसकी ट्रांसपोर्टिंग बहुत दूर तक है, तो इस केस में भी अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म होने के चांस होते हैं, कई बार खत्म भी हो जाते हैं। भयानक शॉर्ट सर्किट सेकंड है, भयानक शॉर्ट सर्किट से हीट ज़्यादा जनरेट होती है, जिससे अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाता है। और तीसरा कि शून्य भार पर जनित्र को लगातार चलाना, यानी कि लोड कनेक्ट नहीं है लेकिन आपकी जनरेटर चल रही है, इस केस में भी अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाते हैं। चौथा, जनित्र को बंद कर दिए आपने लेकिन फिर भी लोड अभी भी कनेक्ट है, इस केस में होता है। और 5वां, लंबे समय तक आप इसको यूज में नहीं लेंगे तो भी अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाता है। अब इसको वापस लाने के लिए क्या किया जाता है, वापस लाने के लिए दोस्तों इसको चार्ज की जाती है, ठीक है ना। इसको क्या किया जाता है, इसको दोबारा चार्ज किया जाता है ना। ये है करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, ये चार्ज हो जाएगी, ओके। या फिर आप चेंज कर दीजिए, है ना, दूसरा है तो आप चेंज कर दीजिए। अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो गया तो आप जनरेटर का वो पार्ट ही चेंज कर दीजिए। किसी डीसी स्व उत्तेजित जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, गंभीर शॉर्ट सर्किट, बिल्कुल करेक्ट। भारी ओवरलोडिंग, यानी बहुत ज़्यादा मोटर आपकी ओवरलोड है तो भी हीट जनरेट होगी, और गंभीर शॉर्ट सर्किट में भी हीट जनरेट होगी। जनरेटर को लंबे समय तक निष्प्रयोज अवस्था में रखनी चाहिए, है ना, इस केस में भी ये होता है। यानी कि फाइनली उपरोक्त सभी ये रीजन है, ये सभी कारण है अवशिष्ट चुंबकत्व के समाप्त हो जाने के। अवशिष्ट चुंबकत्व किसी भी जनरेटर में 2 से 3% होता है, इससे ज़्यादा नहीं होती, ओके। नेक्स्ट है कि निरीक्षण के दौरान किसी डीसी जनित्र का दिक् परिवर्तक घिसा हुआ पाया गया, ठीक है ना, और सैंड पेपर का उपयोग निरर्थक है, यानी कि सैंड पेपर का प्रयोग आप नहीं कर सकते। सबसे उत्तम उपाय क्या है ना, ड्यूरिंग इंस्पेक्शन द कम्यूटेटर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज फाउंड टू बी रॉन, है ना, वर्न आउट है, यूजिंग सैंड पेपर इज फल्टी, है ना। द बेस्ट सॉल्यूशन इज क्या है, फटिल, है ना, फटिल लिखा हुआ है। तो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, कम्यूटेटर को लेथ पर टर्न
लिया जाए, ये बेस्ट सॉल्यूशन है, या आर्मेचर को ही बदल दिया जाए। भाई आर्मेचर को क्यों बदलोगे आप? यहाँ पे बात किसकी करी जा रही है? दिक् परिवर्तक की, यानी कि कम्यूटेटर की। कम्यूटेटर को बदल दिया जाए। कई बार होता है कि कम्यूटेटर को बदल देते हैं, लेकिन कई बार इससे आसान रास्ता क्या होता है, सबसे उत्तम उपाय की बात कर रहा है, कम्यूटेटर को सीटीसी से साफ कर दीजिए, है ना। कम्यूटेटर भी महंगी आती है, कम्यूटेटर आप चेंज क्यों करेंगे? यहाँ पर पूछ रहा है बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, तो बेस्ट है कम्यूटेटर को सीटीसी से साफ कर दिया जाए, कम खर्च में आपका काम ओके हो जाएगा। लेकिन जो बियरिंग होती है, बियरिंग अगर गंदी हो चुकी है तो इसको साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। किसका प्रयोग किया जाता है? डीजल ऑयल का, है ना। डीजल से हम बियरिंग आसानी से साफ कर लेते हैं। किसी जनरेटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने का क्या प्रभाव होगा? एक जनरेटर है, उसके डायरेक्शन को आप चेंज कर देते हैं, अगर वो क्लॉकवाइज में चल रही है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज में चला रहे हैं, तो फिर क्या प्रभाव होगा? करंट की दिशा अपरिवर्तित रहेगी, मतलब कि वही रहेगी, करंट प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी, या करंट प्रवाह शून्य हो जाएगा? क्या होगा? करंट का जो प्रवाह है वो शून्य हो जाएगा, है ना। हमेशा सही डायरेक्शन में आपका जनरेटर चलेगी, तभी जाकर के करंट प्रवाह होगी। स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनरेटर उपयुक्त है? ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ये शंट जनरेटर होता है ना। सीरीज जनरेटर जो होती है, इसका प्रयोग बैटरी चार्जिंग के लिए नहीं करते, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ब्रूस्टर के लिए। किसके लिए? ब्रूस्टर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। ब्रूस्टर क्या है वो आगे इसके बारे में सवाल है, वहाँ पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर है कि डीसी शंट जनरेटर की आर्मेचर करंट की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। कौन सा सूत्र से करेंगे आप यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये क्या है? शंट फील्ड वाइंडिंग है, और यहाँ पर ये है आपकी आर्मेचर कार्बन ब्रूस, और यहाँ पर आप लोड कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? लोड कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। ये आर्मेचर में आर्मेचर करंट बिल्डअप हुआ, ये करंट कहाँ गई? यहाँ पर देखिए दो ब्रांच मिल गए, एक तो इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। यहाँ पर जो जा रही है वो ISH कहलाएगी, यहाँ पर जो जा रही है वो लोड करंट कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? लोड करंट, है ना। लोड करंट, ये रही लोड करंट। तो अब बताइएगा इसमें क्या पूछ रहा है कि गणना कैसे कर सकते हैं? आर्मेचर करंट बराबर लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट, यही होगा। आर्मेचर करंट लोड करंट, यानी कि लोड की तरफ भी यही करंट जा रही है और यही करंट शंट फील्ड वाइंडिंग की तरफ भी जा रही है। तो आर्मेचर करंट जो होगा वो लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट के बराबर ही होता है। और शंट फील्ड करंट आपको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रही है? तो ISH बराबर टर्मिनल पर वोल्टेज, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना है, प्लस शंट फील्ड वाइंडिंग, इस वाइंडिंग में रेजिस्टेंस का मान कितना है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये आप ज्ञात कर सकते हैं। और आर्मेचर करंट कैसे ज्ञात कर सकते हैं? लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट के हिसाब से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हर फैक्टर को आप यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? अब आएगा मज़ा, अब बहुत बढ़िया सवाल है। स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शुड बी डन टू ऑब्टेन स्पार्किंग फ्री कम्यूटेशन। स्पार्किंग फ्री कम्यूटेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? भरपाई वाइंडिंग का प्रयोग करें, भरपाई वाइंडिंग का प्रयोग करें, है ना, या इंटरपोल का प्रयोग करें, या कार्बन ब्रूस का प्रयोग करें, या कार्बन ब्रूस का प्रयोग करें। तीनों मेथड के द्वारा आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे 28 नंबर का, कि किसी डीसी जनरेटर के असंतृप्त पोल, यानी कि पोल सेचुरेशन से पहले, हम कहते हैं उसको असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव कैसा होगा? सेचुरेशन होने से पहले। अब यहाँ पर मैं डिटेल से आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा।
क्रॉस चुंबकन या विचुंबकन, चुंबकन या अचुंबकन, है ना। आंसर होगा क्रॉस चुंबकन। अब कैसे मैं क्रॉस चुंबकन को सही मान रहा हूं, इसको मैं सिद्ध करके आपको बता रहा हूं, 2 मिनट का समय लूंगा। असंतृप्त पोल आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव कैसा होगा उसको समझते हैं। देखिए, जैसे कि क्या है कि यहां पर आर्मेचर है, यहां पर क्या है, ये है आर्मेचर, है ना, ये क्या है, आर्मेचर है ना। देखिएगा, ये क्या है, आर्मेचर है, और यहाँ पर आर्मेचर के इस प्रकार से वाइंडिंग भी होंगे, है ना। ये आर्मेचर के वाइंडिंग हो गए, तार, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, ये हमारे फील्ड पोल हो गया, एक एन हो गई और दूसरी होगी आपकी ये एस पोल हो गई, है ना। हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर हमने देखिए सप्लाई, इसको हमने मतलब इस पे वाइंडिंग किया हुआ है ना। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, वाइंडिंग कर दिया। ये देखिए हमने वाइंडिंग किया, ये हो गई वाइंडिंग। अब यहाँ पर फ्लक्स चल रही है, यहाँ पर फ्लक्स चल रही है। क्या बोल रहा है, असंतृप्त पोल से पहले आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव कैसा होता है। इसमें जो फ्लक्स का डायरेक्शन होता है ना, वो कैसा होता है उसको आप थोड़ा सा समझिएगा। जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में फ्लक्स चलेगी। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारी फ्लक्स चलती है ना। इस डायरेक्शन में हमारी क्या चलेगी, फ्लक्स चलेगी। तो जब इस डायरेक्शन में हमारी फ्लक्स चलेगी, इसको हम कहते हैं लीडिंग पोल टिप। ये हमारे लीडिंग पोल टिप है और ये भी लीडिंग पोल टिप है, और इसको कहते हैं टेलिंग पोल टिप। टेलिंग पोल टिप, है ना, टेलिंग पोल टिप। तो आप यहां से देखिए, यानी कि जो आपका ये लीडिंग पोल टिप है, यहां से लेकर के यहां तक, है ना, आपका जो कंडक्टर इसके सामने आ रही है, उस कंडक्टर में, इस कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होगा। बट जो यहाँ पर रह गया, इस पे किसी भी प्रकार के फील्ड फ्लक्स का प्रभाव नहीं है, तो इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। इसको हम कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, क्रॉस चुंबकन। यानी कि जब फ्लक्स इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है, तो इसके अंदर की अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर जो GNA और MNA होती है, यहाँ पर होती है GNA और यहाँ पर होती है MNA, है ना। ये क्या होते हैं, इस प्रभाव के कारण ये यहाँ पर पहले थीटा डिग्री में थे, अब ये 2 थीटा डिग्री में आ जाते हैं, जिससे क्या होती है, स्पार्किंग होती है। यानी कि क्रॉस आपको दिख रहा है ना, क्रॉस किसके वजह से आया, मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आया। इसको हम कहते हैं क्रॉस चुंबकन। अब क्रॉस चुंबकन को समाप्त करने के लिए एक फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है ना। इस सूत्र को नोट करिएगा। सूत्र क्या है इसका, सूत्र है कि बराबर 180 अंश इंटू 2 थीटा बटा 180 गुणे है आपका आर्मेचर करंट इंटू चालकों की संख्या, आर्मेचर चालक बटे आर्मेचर में जो पाथ है वो, और फिर 2 पोल 2p, है ना। ये क्या है, ये आपके फॉर्मूला है ना। ये क्या है, ये आपके फॉर्मूला है। ATC का मतलब क्या होता है उसको समझिएगा। ATC का मतलब ये होता है कि आपका देखिए, ATC का मतलब ये हो गया कि जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग टन्स एरिया, यानी कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग टन्स एरिया, जिस एरिया पे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के कारण जिस एरिया पे ये आपका कंडक्टर रखा हुआ है, इस पे जो फील्ड फ्लक्स है वो कैसा है, 0 वेबर। कैसा है, 0 वेबर, है ना, बटा ये पोल हो गया। 180 अंश पर आपका जो आर्मेचर रिएक्शन है ये 0 होता है, ठीक है ना। 2 थीटा, पहले GNA भी इसी में था, MNA भी इसी में था, लेकिन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के कारण यहाँ पर इस पे अंतर आ गया, ये चली गई खिसक करके यहाँ, अब 2 थीटा का डिग्री आ गया अंतर, तो 2 थीटा ये हो गया, है ना। बाकी आर्मेचर में जो करंट चल रही है, आर्मेचर में चालकों की संख्या, आर्मेचर चालक हो गया, और समांतर रास्ते और 2 पोल, ठीक है ना, क्योंकि हर जनरेटर में पोल जो होता है ये गुणज में होता है ना। 2 होगा, 4 होगा पोल, 6 होगा पोल, 8 होगा, 1 3 5 ऐसा नहीं होता है, इसलिए 2 पोल हो गया। इस सूत्र से आप क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इसको समाप्त कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको
समाप्त कर सकते हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा, बाकी पीडीएफ में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। और चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को पॉज करके देखिए, और पॉज करके देखना सीखिए, और सीखते हुए दोस्तों इतना सीख जाइए ना कि दोबारा आपको ये सवाल पर आने की ज़रूरत ही ना पड़े। नेक्स्ट है कि किसी डीसी जनित्र में प्रयुक्त इंटरपोल की पोलरिटी कैसी होती है? उत्तरी ध्रुव के समान, दक्षिणी ध्रुव के समान, घूर्णन दिशा के गत पोल की ध्रुवता के समान, या फिर घूर्णन दिशा में आगामी पोल की दिशा के समान। ये कैसा होता है? तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। देखते हैं, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। इंटरपोल की ध्रुवता, ये जैसे कि ये आर्मेचर है, क्या है ये? आर्मेचर। आर्मेचर पर यहाँ पर पोल है ना, ये हो गया एन पोल और ये हो गया मान लीजिए एस पोल, दो ही पोल का आपका जनरेटर है। तो हम इंटरपोल कहाँ पर लगाएंगे? इंटरपोलार रीजन में इंटरपोल जो है उसको लगाया जाता है, समझिएगा। कहाँ पर? इंटरपोलार रीजन में इंटरपोल को हम फिक्स करते हैं, है ना। वन सेकेंड, इंटरपोलार रीजन में इसको फिक्स किया जाता है ना। अब यहाँ से आप देखिएगा, ये आपका क्या होगा? इंटरपोल, है ना। यहाँ से वाइंडिंग करके या इसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से वाइंडिंग की जाती है और ये आपस में कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है ये? यहाँ पर ये बोली जा रही है कि घूर्णन दिशा के आगामी, अगर जनरेटर इस डायरेक्शन में घूम रही है तो आगामी कौन सा है? एस पोल है। तो एस पोल यहाँ पर क्या होगा? एस, और यहाँ पर हो जाएगी एन पोल, है ना। इस प्रकार से आपका घूर्णन दिशा की आगामी पोल के दिशा के समान होती है। अगर इस दिशा में घूर्णन हो रही है तो फिर एन के समान होगा। अब मोटर में जस्ट इसका उल्टा होता है, इंटरपोल की ध्रुवता। और जितने ही आपका मुख्य पोल होगा उतने ही इंटरपोल होते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मुख्य पोल की संख्या बराबर इंटरपोल की संख्या। किसकी संख्या? इंटरपोल की संख्या, है ना। मुख्य पोल की संख्या बराबर इंटरपोल की संख्या। और एक दूसरे के ये क्या होते हैं? सीरीज में कनेक्ट होते हैं, है ना। एक दूसरे के बिल्कुल सीरीज में ये जुड़े रहते हैं, सीरीज में ये कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है कि डीसी जनित्र में इंटरपोल का संयोजन कैसे होता है? तो वो मैंने बता दिया, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होता है। अभी मैंने आपको बताया इसका कनेक्शन कैसा होता है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ये कनेक्ट होते हैं। उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनित्र के ब्रशों को रखना चाहिए। कहाँ पर रखना चाहिए? चुंबकीय उदासीन अक्ष पर, अक्ष एमएनए पर या जीएनए पर, है ना, या जीएनए पर। ये आपका है जियो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये है मैग्नेटो न्यूट्रल एक्सिस, है ना। ये क्या है? ये 2 थीटा डिग्री का यहाँ पर अंतर हो चुका है। और 180 अंश पर ये क्या है आपका? 180 अंश यहाँ पर जो है आर्मेचर रिएक्शन नहीं होती है ना। आर्मेचर प्रभाव नहीं होता है, 180 अंश में आर्मेचर का प्रभाव नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि डीसी जनरेटर में ब्रूसों को कहाँ पर रखा जाता है? यहाँ पर ब्रूस भी होंगे, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ब्रूस भी होंगे, है ना। दोनों में ब्रूस लगे होते हैं इस प्रकार से। ब्रूस को कहाँ पर आप रखेंगे? तो ब्रूस को आपको एमएनए पर रखना होगा। क्यों एमएनए पर रखना होगा? एमएनए पर रखने से ऐसा कौन सा जादू हो जाएगा भाई कि हमें उच्चतम दक्षता प्राप्त होने लगेगा? क्योंकि जो कम्यूटेटर है, क्या है? कम्यूटेटर प्लस ब्रूस, इससे क्या होगा कि बिजली की हानि, है ना, हम ये कह सकते हैं धारा हानि कम हो जाती है, और जो स्पार्किंग होती है वो भी कम हो जाती है। और जैसे ही ये दोनों चीज़ें कम होती हैं, हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है मेरे भाई। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाती है, ठीक। अगला है, अब आप डीसी जनरेटर के डीप में आ चुके हैं, डीसी जनरेटर के डीप में घुस चुके हैं। बोल रहा है कि लंबी पारेषण लाइन के द्वारा किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए। एक सवाल में 2 सवाल छिपे हुए हैं। एक तो बोल रहा है कि लंबी
ट्रांसमिशन लाइन और दूसरा बोल रहा है कि स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए कौन सी कंपाउंड जनरेटर उपयुक्त रहेगा। तो लंबी पारेषण लाइन के आप ओवर कंपाउंड जनरेटर को मानते हैं और स्थिर वोल्टेज के लिए आप फ्लैट कंपाउंड जनरेटर को मानते हैं। किसको? फ्लैट कंपाउंड जनरेटर को। लेकिन फाइनली फिर भी आपका जो आंसर है ना, फाइनली जो आपका आंसर है वो आंसर यही होगा, ओवर कंपाउंड जनरेटर इज करेक्ट आंसर। अंडर कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर, देखिए ओवर कंपाउंड जनरेटर जो है इसका प्रयोग आप रेलवे लाइन में करते हैं, है ना, रेलवे में या फिर जो स्ट्रीट लाइन होती है या फिर स्ट्रीट लाइनों में इसका यूज़ करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जो स्ट्रीट लाइन होती हैं उसमें जनरेटर मतलब कि यहाँ पर रखा हुआ है, ये जनरेटर है, लेकिन स्ट्रीट लाइन मान लीजिए इतना दूर तक है, ये 5 किलोमीटर है, ये रेंज कितनी है? 5 किलोमीटर। यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट जो है वो लगी हुई है ना, प्रकाश दे रही है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। अब इसको सप्लाई करना है तो ये जो जनरेटर है जैसे ही रेंज बढ़ती है ना, इसकी दूरी बढ़ती है या फिर इसका जैसे लोड बढ़ता है, लोड अगर बढ़ता है तो फिर इसका टर्मिनल वोल्टेज का भी मान बढ़ जाता है, उसको कहते हैं हम ओवर कंपाउंड जनरेटर। और फिर रेलवे लाइन में भी यही होती है। रेलवे लाइन के पटरियों में कई बार रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूर दूर तक, यानी कि पूरे रेलवे लाइन में ही लाइट लगी होती है, उसको सप्लाई पर्टिकुलर एक जनरेटर से दिया जाता है और वो जनरेटर कई बार काफ़ी दूर भी होता है ना। तो उस केस में ओवर कंपाउंड जनरेटर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फिर क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? अंडर कंपाउंड जनरेटर। अंडर कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग वहां पर करते हैं जैसे कि जब लोड बढ़ता है, लोड का मान, तो टर्मिनल वोल्टेज जो होती है वो कैसी होती है? वो कांस्टेंट रहती है, स्थिर, यानी कि इसको लोड से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोड आप बढ़ाओ, लोड आप घटाओ, टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ये अंडर कंपाउंड जनरेटर है। और फ्लैट कंपाउंड जनरेटर जो है इसका प्रयोग किया जाता है, इसका होगा कम हो जाना, इसका क्या होगा? कम हो जाता है ना, लोड बढ़ता है तो थोड़ा सा कम हो जाता है। फ्लैट का होता है आपका जैसे ही लोड बढ़ता है, लोड के बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज स्थिर रहती है, लोड के बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है? स्थिर रहती है। फिर इसका यूज भी चेंज हो जाएगा ना, इसका यूज थोड़ा उल्टा हो गया था, इसका यूज होता है लेथ मशीन में। कहाँ पर? लेथ मशीन में। और इसका यूज होगा अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। चलिए एक बार क्रॉस चेक करते हैं ना। ओवर कंपाउंड का तो बिल्कुल श्योर है। अंडर कंपाउंड फ्लैट कंपाउंड है ना, फ्लैट कंपाउंड में लोड जैसे ही बढ़ता है और तो टर्मिनल वोल्टेज तो भी कांस्टेंट ही रहती है, और ऐसा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है। लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा सा कम होता है। लेथ मशीन में ऐसा काम होता है, ठीक है ना। किस में होता है? लेथ मशीन में, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। अगला जो सवाल है वो है कि शून्य लोड से पूर्ण लोड परिवर्तन के समय समान वोल्टेज उत्पन्न करने वाली जनरेटर निम्न में से कौन सी है? अब इसका जो आंसर है वो आपको ही देना होगा। अभी जस्ट मैंने इसका आंसर आपको दिया है, इसका आंसर अभी मैंने जस्ट आपको बताया हुआ है। डीजी सेट में प्रयोग होने वाला लुब्रिकेंट, जिसको हम ग्रीस यानी स्नेहक कहते हैं, जिसका SAE नंबर जो होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? डेंसिटी, विस्कोसिटी, फ्लैश पॉइंट या पीक पॉइंट? किसको? फ्लैश पॉइंट या पीक पॉइंट या डेंसिटी या विस्कोसिटी? विस्कोसिटी का मतलब क्या होती है? इसका मतलब होता है श्यानता, है ना। और श्यानता या विस्कोसिटी का अर्थ है कि तेल का आंतरिक घर्षण, तेल का आंतरिक घर्षण, है ना, तेल का आंतरिक घर्षण। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि अगर तेल बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, आप उसको फर्श पर अगर गिराएंगे या ज़मीन पर गिराएंगे तो वो फैलता नहीं है। इसका मतलब कि इसकी श्यानता यानी कि बहुत ज़्यादा है। वही अगर जैसे कि
पानी बहुत पतला होता है, जैसे ही आप फर्श पर गिराएंगे वो बह जाता है, फैल जाता है, यानी कि उसमें फ्रैक्शन जो है बिल्कुल भी नहीं है, फिसल जा रही है। वो किसको बता रही है? वो विस्कोसिटी के मान को बता रही है। जो ट्रांसफार्मर के अंदर, जनरेटर के अंदर जो लुब्रिकेंट यूज किया जाता है ना, उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है, लुब्रिकेंट का नंबर। ओके, एक जनरेटर को डीसी करंट प्रेरित, एक जनरेटर जो डीसी करंट प्रेरित करती है, यानी कि उत्पन्न करती है, उसका ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक किस राशि के कैरेक्टरिस्टिक के समान होती है ना? ए जनरेटर विच इंड्यूस्ड ए डीसी करंट हैज ए ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच क्वांटिटी, बाहरी, आंतरिक, मैग्नेटिक या सभी के, है ना। कहने का इसका मतलब है, ओपन सर्किट का मतलब समझिए कि नो लोड के केस में, ओपन सर्किट इन द सेंस, ओपन सर्किट जो होती है इसका मतलब क्या है? नो लोड, यानी कि शून्य भार, है ना। इसका मतलब यही हुआ, शून्य भार। तो शून्य भार के केस में जो चलता है वो क्या चलता है? वो चलता है आपका, जैसे कि यहां पर देखिए, वो चलता है कि नो लोड वोल्टेज, EMF, है ना, नो लोड वोल्टेज। मैं आपको ये भी हाँ, नो लोड वोल्टेज, या फिर हम इसको नो लोड वोल्टेज भी कह सकते हैं। और जो लोड जो करंट चलेगी थोड़ा बहुत, है ना, नो लोड करंट या फिर फील्ड करंट। नो लोड यानी कि लोड तो है नहीं, तो लोड करंट कहाँ चलेगी? फील्ड करंट चलेगी, ठीक है ना। इसके बीच ग्राफ खींची जाती है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक, यानी कि चुंबकीय अभिलाक्षणिक वक्र, जो कि फील्ड करंट और नो लोड पर जो वोल्टेज चल रही है, बहुत ही निम्न मान का वोल्टेज चलता है, 2 से 3% यहाँ पर वोल्टेज चलती है। कितना? 2 से 3% यहाँ पर नो लोड वोल्टेज चलती है। अगर नो लोड वोल्टेज चल रही है तो फिर यहाँ पर फील्ड पर कुछ ना कुछ करंट भी फ्लो होगी, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं कि वॉटलेस करंट, है ना, जिसको हम कहते हैं इस करंट के, नो लोड करंट के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है वॉटलेस धारा, वॉटलेस करंट, और दूसरा होता है वॉटफुल धारा, वॉटफुल करंट, है ना। ये नो लोड करंट के 2, यहाँ पर हम इसको नो लोड करंट में ये भी लिख सकते हैं I0, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। और ये जो होती है ना, ये चुंबकीय यानी कि मैग्नेटाइजिंग नेचर का होता है। किस नेचर का? मैग्नेटाइजिंग नेचर का। आपको पूछ रहा है कि किसके किसके बीच ओपन सर्किट में, यानी कि नो लोड के केस में ये ग्राफ खींची जाती है, तो इन्हीं दोनों राशियों के बीच में ये ग्राफ जो है ये खींचा जाता है ना। क्वेश्चनों को समझना सीखिए, क्वेश्चनों को पकड़ना सीखिए। डीसी जनरेटर में इसके आंतरिक रिएक्शन के किस अवगुण को कम करने के लिए कार्बन ब्रुशों को चुंबकीय उदासीन यानी कि MNA पर रखा जाता है। कम्यूटेटर स्पार्किंग को वृद्धि करने के लिए, या कार्बन स्पार्किंग को वृद्धि करने के लिए, या आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करने के लिए, या इसको रिड्यूस करने के लिए हम MNA पर रखते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, अभी सवाल था ना एक, मैंने आपको डिटेल भी बताया था, देख लीजिएगा। किसी डीसी जनरेटर में यदि आर्मेचर वाइंडिंग की संख्या और पोल की संख्या नियत है, क्या क्या नियत है? आर्मेचर वाइंडिंग की संख्या और पोल की संख्या, है ना, नियत है। दिए गए वाइंडिंग में से कौन सी उच्च वोल्टेज प्रेरित करेगी? ये तो देखते ही इसका आंसर आपको आना चाहिए। सीरीज वाइंडिंग, जिसको श्रेणी वाइंडिंग भी कहते हैं, और वेव वाइंडिंग को हम सीरीज वाइंडिंग कहते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन प्रक्रिया में मुख्यतः क्या होता है? मतलब कि कम्यूटेशन के टाइम पे क्या होता है ना, कम्यूटेशन के टाइम पे होता है कि आर्मेचर कुंडली में प्रवाहित धारा का मान व्युत्क्रम हो जाना। जैसे कि आप यहां से देखिएगा, ये कम्यूटेटर है, ये क्या है? ये कम्यूटेटर के सेगमेंट है ना, कम्यूटेटर का सेगमेंट है। ये आर्मेचर की वाइंडिंग इस प्रकार से हर कम्यूटेटर में कनेक्ट है, ये चली गई, है ना। जब आपकी जनरेटर घूमती है तो जो कार्बन के ब्रुश है वो फर्स्ट टाइम क्या करते हैं कि
एक कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में ये कॉन्टेक्ट बनाते हैं। फिर थोड़ा सा जब आगे जाती है घूमते हुए तो ये दो कम्यूटेटर के सेगमेंट के बीच में ये इस प्रकार से कॉन्टेक्ट बनाते हैं। फिर ये क्या करेगी, फिर ये एक कम्यूटेटर खंड के इसमें संपर्क बनाएगी। इस प्रकार से घूमती रहती है और संपर्क बनाती रहती है। क्या होता है कि स्टार्टिंग में अगर इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन ऐसी है, यानी कि इस प्रकार है, ठीक है ना, जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तब ये अपने करंट के डायरेक्शन को चेंज कर लेती है ना। यही बोला जा रहा है ना कि आर्मेचर कुंडली में प्रवाहित धारा का जो प्रवाह है वो चेंज हो जाता है। ये आर्मेचर रिएक्शन के बाद होती है। अब धारा का प्रवाह इस दिशा में होने लगा, फिर क्या होता है, स्पार्किंग होने लगती है। इस केस में क्या होती है, स्पार्किंग होने लगती है। वो भी स्पार्किंग होती कैसी है कि करंट आई यहाँ पर आई, ठीक है ना। अब ये आराम से इसको यहाँ पर कार्बन ब्रश में चली जाएगी और यहाँ से आउटपुट के लिए बाहर सर्किट में चली जाएगी। लेकिन वही करंट जब यहाँ पर आती है तो ये क्या होता है, ये दो कम्यूटेटर खंड के बीच में ये स्लाइडली कॉन्टेक्ट बना रही है। उस टाइम पर ये जो करंट है ना, आगे ना आकर के यहीं से ये इसके संपर्क में आने की कोशिश करती है और यही स्पार्किंग का कारण बनता है। स्पार्किंग का कारण यही बनता है, यही स्पार्किंग का मुख्य कारण होता है ना। ये प्रैक्टिकली चीज़ें बता रहा हूँ, बिल्कुल इंटरनल बता रहा हूँ आपको चीज़ें, है ना। इतना डीप में आपको और कोई बताने वाला बहुत कम मिलेगा, ठीक है ना, और कोई बताने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर देखिए कि एक शंट जनरेटर में चुंबकीय अभिलाक्षणिक कर्व किस अक्ष के बीच खींची जाती है। चुंबकीय अभिलाक्षणिक वक्र जो होता है ये किसके बीच खींची जाती है, ये चीज़ें आपको बताना है। तो X पर फील्ड करंट और Y पर वोल्टेज होता है। ये देखिए X अक्ष पर फील्ड करंट, अगर मैं इसको X मान लूँ तो यहाँ पर फील्ड करंट होगी और यहाँ पर उत्पन्न वोल्टेज EG, है ना। यहाँ पर इसको अगर मैं Y मानूँ तो ये EG हो जाएगी। इस प्रकार से खींची जाती है। अब देख लीजिए X अक्ष पर फील्ड करंट, ठीक है ना, और Y पर उत्पन्न वोल्टेज, यही होगा आपका आंसर। Y पर आर्मेचर करंट गलत, X पर रोटर करंट गलत, X पर फील्ड वोल्टेज गलत, तो यही आंसर होगा। अक्स अगर इसको मैं X इसको मान लिया मैंने और Y इसको मान लिया, तो फिर इस प्रकार से जो है ग्राफ इसके बीच खींची जाती है चुंबकीय अभिलाक्षणिक कर्व। समझ रहे हैं। फिर नियत स्पीड पर प्रचालित डीसी सीरीज वाइंडिंग जनरेटर के लोड में बढ़ोतरी के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है। नियत स्पीड पर प्रचालित जनरेटर सीरीज वाइंडिंग जनरेटर के लोड में बढ़ोतरी के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सीरीज वाइंडिंग जनरेटर ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट स्पीड एज द लोड इंक्रीजेस। क्या होगी, बढ़ जाती है। टर्मिनल वोल्टेज जो है वो बढ़ जाती है ना। टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, बढ़ जाती है। नियत स्पीड पर प्रचालित डीसी जनरेटर के बारे में बोली जा रही है, तो ये क्या होती है मेरे भाई, ये बढ़ जा रही है। ये क्या होगी, ये बढ़ जाती है ना। अब जो आपकी डीसी सीरीज जनरेटर होती है, ये डीसी सीरीज जनरेटर को हम ब्रूस्टर के रूप में यूज में लेते हैं, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान रखना है। और कई बार ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि किस रूप में हम इसको काम में लेते हैं, ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला है कि डीसी पारेषण लाइन के लिए ब्रूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाने वाला जनरेटर कौन सा है। अभी मैंने बताया डीसी का सीरीज वाली जनरेटर। डीसी का जो सीरीज जनरेटर है इसका और भी कुछ नाम है। इसको हम एमजी सेट के नाम से भी जानते हैं, है ना। मोटर जनरेटर सेट एमजी सेट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा इसको वेरिएबल वोल्टेज जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। वेरिएबल वोल्टेज जनित्र, इन दोनों के नाम से इसको हम जानते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो कमी है वो कमी ये है कि इसको हम सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते। इसको हम सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते।
ध्यान दीजिएगा, इसको हम सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते, डीसी जनरेटर को सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते हैं, और वेरिएबल वोल्टेज जनरेटर एमजी सेट के रूप में इसको काम में हम लेते हैं। और यूज जो होता है ना, इसका जो प्रयोग होता है वो प्रयोग लिखिएगा ब्रूस्टर के रूप में होती है। किसके रूप में? ब्रूस्टर इन द सेंस जैसे कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन एसी वाली होती है, वैसे ही डीसी वाली भी होती है, बट डीसी में क्या होता है कि पावर लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है, वोल्टेज का ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है। वोल्टेज ड्रॉप को रिकवर करने के लिए ब्रूस्टर यूज किया जाता है। क्या यूज करते हैं हम? ब्रूस्टर का इस्तेमाल करते हैं। फील्ड और आर्मेचर के कारण प्रेरित होने वाला ओमिक ड्रॉप के कारण टर्मिनल वोल्टेज उत्पन्न वोल्टेज से कम हो जाता है। ये कौन सा जनरेटर है? तो ये देखिए आपका ब्रूस्टर है, जिसको हम ब्रूस्टर को आप समझिएगा डीसी सीरीज जनरेटर, ठीक है ना। फिर है आधुनिक समय में लाइटिंग लोड और पावर सप्लाई, यानी कि आजकल लाइटिंग लोड, यानी कि लाइटिंग लोड का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा लोड नहीं, हल्का फुल्का लोड के लिए, और पावर सप्लाई लोड हो सकता है 800 वाट लोड तक के लिए हो सकता है, और पावर सप्लाई लोड के लिए इस्तेमाल होने वाला जनित्र इनमें से कौन सा है? वो आपका डीसी का शंट जनरेटर है। कौन सा है? डीसी का शंट जनरेटर। ये इसके अलावा वे बैटरी चार्जिंग के लिए भी इसका यूज जो है वो किया जाता है। किसके लिए? बैटरी चार्जिंग के लिए भी यूज करते हैं। डीसी सीरीज जो है वो मैंने आपको बता दिया, ये ब्रूस्टर के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। डीसी कंपाउंड के 2 पार्ट होते हैं और अलग अलग जगह पर इसका यूज होता है, ठीक है ना। इसको आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। जब कंडक्टर को दाहिने हस्त में रखा जाता है, यानी कि राइट हैंड में रखा जाता है, तो अंगूठा धारा बहाव और अंगुलियां चुंबकीय फ्लक्स की डायरेक्शन को इंगित करती हैं। यह कौन सा नियम है? अंगूठा जो है ये धारा नहीं, ये धारा के बहाव को नहीं, ये किसके बहाव को बताते हैं? ये चालक के घूमने की दिशा को बताते हैं। किसको? चालक के घूमने की दिशा को ये बताते हैं ना। अंगूठा किसको बताएगा? यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, तो इसको मैं करेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अंगूठा गति किसको? अंगूठा किसको बताती है? गति, और उंगलियां चुंबकीय फ्लक्स की डायरेक्शन को इंगित करती है। किस नियम है? ये कौन सा नियम है? ये फ्लेमिंग का नियम है, और वो भी फ्लेमिंग का जो आपका राइट हैंड रूल होता है ना, वो वाले नियम है ना। और फैराडे का नियम, कॉर्क स्क्रू नियम, पास्कल का नियम कहाँ पर लगता है? जो हाइड्रोलिक मशीनें होती हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ जो मशीनें चलती हैं, वहाँ पर पास्कल का नियम लगता है ना। कॉर्क स्क्रू द्वारा हम करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन को हम ज्ञात कर लेते हैं। डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर पर लपेटी गई तार जो होती है, ये क्या कहलाती है? तो कम्यूटेटर पर तो हम वेव वाइंडिंग नहीं लपेटते, हम आर्मेचर पर वेव और लैप लपेटते हैं। और जम्फर तार तो दो फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट करने के लिए हम जम्फर तार प्रयोग करते हैं, है ना। इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। और भी जम्फर तार टावर लाइनों में भी यूज करते हैं। जम्फर का मतलब क्या होगा कि एक दूसरे को कनेक्ट करना। सभी डीसी हो या डीसी जनरेटर हो या मोटर हो, इसके फील्ड वाइंडिंग आमतौर पर किसकी बनाई जाती है? तो फील्ड वाइंडिंग देखिए दोस्तों, कॉपर की बनाई जाती है। ये तो हर किसी को पता है, ये हर किसी को पता है, इस पर टाइम आपको नहीं लगाना है। फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम किसमें लागू होता है? तो ये हमेशा चुंबकीय सर्किट में ही लागू होता है। किसमें? एनी टाइम मैग्नेटिक सर्किट में ही लागू होता है, इसके अलावा और कहीं लागू नहीं होता। इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसे आर्क लाइटिंग सिस्टम, आर्क वेल्डिंग सिस्टम के लिए किस जनरेटर को सर्व प्राथमिकता दी जाती है? बताइएगा, किसको प्रिफर्ड किया जाता है? तो ये है आपका आर्क वेल्डिंग है, तो एक कंपाउंड जनरेटर हो गया, है ना। कौन सा हो गया? कंपाउंड जनरेटर इज सही जवाब। यदि एक डीसी जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण शून्य भार से पूर्ण भार तक कमी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कारण वृद्धि के बराबर है, तो टर्मिनल पर वोल्टेज नियत होगी। इस तरह का जनरेटर कहलाता है। टर्मिनल पर वोल्टेज पूरा जो आपका ये है सवाल,
बस आप इसको पकड़ लेंगे, टर्मिनल पर वोल्टेज नियत होती है तो आपको जवाब मिल जाएगा शंट जनरेटर। शंट जनरेटर में ही ऐसा होता है। 1 सेकेंड। क्या बोला जा रहा है कि शून्य भार से पूर्ण भार तक कमी फिर भी स्थिर रहती है, यानी कि ये लेवल कंपाउंड जनरेटर होगा। कौन सा? लेवल कंपाउंड जनरेटर, है ना, लेवल कंपाउंड जनरेटर। अगला है आर्मेचर फील्ड और ब्रूस के प्रतिरोधी गुण के कारण होने वाली हानि को क्या कहा जाता है? तो इसको तो देखिए कॉपर हानि कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कॉपर हानि सही आंसर होगा। ठीक है ना, कॉपर हानि आपका सही जवाब होगा। तो 50 सवाल थे देखिए आज के इस मैराथन में, और 50 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। 50 सवाल जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं इस जनरेटर वाली मैराथन सेशन का। अब आपको इस मैराथन का टोटल 50 क्वेश्चन का पैनल का पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो इसको भी आपको ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम पीडीएफ डालते हैं, बट जो टेलीग्राम है यहाँ पर हम 100% डालते हैं, और नोटिफिकेशन नोटिस जो भी आता है सब कुछ हम यहीं पर डालते हैं। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल नॉन स्टॉप ये हमारा मैराथन सेशन कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और बताना है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। फिर आपको साझा भी करना है इस मैराथन सेशन को, एक लाइक भी देना है अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो, और फिर हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, है ना। तो क्यों ना आपकी और हमारी मुलाकात हो नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। तब तक के लिए मैं आप सभी को अलविदा कहना चाहूँगा। धन्यवाद।